दोस्तों, पिछले 1.5 से 2 सालों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश की सरकार सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट कर रही है। 2019 में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पार्लियामेंट में पास होने के बाद से ही एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे सरकार की कार्यकुशलता पर प्रश्न लगने लगा है। दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट में जैसे ही CAA पास हुआ तो देश में इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। सरकार लोगों को, खास तौर पर देश के मुसलमानों को ये समझाने में विफल रही कि CAA नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। इसे समझाना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था कि ऐसे सिख और हिंदू जिनको उनके धर्म के कारण पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें भारत की नागरिकता देना न्यायोचित है। मगर सरकार 2019 में मिले प्रचंड बहुमत की खुमारी में खोई भी थी और उसने इस बात का तनिक भी प्रयास नहीं किया कि इस कानून को लाने से पहले नागरिकों को भरोसे में लिया जाए और उनके मन में उपजी शंकाओं को दूर किया जाए। कृषि कानूनों को जब जून 2020 में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रोमलगेट किया गया था या यूं कहें कि इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये वो समय था जब देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसे नाजुक समय में इन कानूनों को लाने की सरकार को इतनी जल्दबाजी थी कि उसने स्वयं के द्वारा लगाए गए कोरोना प्रतिबंधों के हटने का इंतजार तक नहीं किया। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के 55 से 60% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। तो ऐसे में कोई भी ऐसा नियम जिससे देश के एक बहुत बड़े वर्ग के प्रभावित होने की संभावना हो, उसे लागू करने से पहले विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। सितंबर 2020 में जब ये 3 नए कृषि बिल पार्लियामेंट में पास होकर कानून बन गए तो देश भर के किसान संगठन खुलकर सरकार के विरोध में आ गए और उन्होंने इस बिल को पास करने के पीछे सरकार की कॉर्पोरेट हाउसेस को लाभ पहुंचाने की मंशा की आशंका को जाहिर किया। सरकार का ये कहना था कि इन 3 नए कृषि कानूनों से किसान को अपने उत्पाद को देश के किसी भी कोने में बेचने की छूट होगी और इससे किसान की आय में भी वृद्धि होगी। सरकार का ये भी कहना था कि इन कानूनों के बनने के बाद कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म आएगा और ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा और किसान बिना किसी इंटरमीडिएटरी या बिचौलिए के सीधे अपने उत्पाद को जहां मर्जी आए वहां बेच पाएंगे। सरकार का पक्ष सुनने के बाद किसी को भी ये विश्वास हो जाएगा कि ये तीनों कृषि कानून किसान के हक के हैं। मगर जब हम इस कानून के तह तक जाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इस कानून से धीरे धीरे किसान इतना असहाय और विवश हो जाएगा कि या तो उसे किसानी छोड़नी पड़ेगी या अपने ही खेत में दूसरे के लिए मजदूरी करनी पड़ जाएगी। इस कानून के आने के पहले भी किसान पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उसे अपने उत्पाद को अपने ही राज्य में बेचना पड़ेगा। मगर जरा सोचिए, जिस देश में 86% किसान या तो छोटे या मध्यम स्तर के हों, क्या उनके लिए ये संभव है कि अपने उत्पाद को वो दूसरे राज्य में भेजने का खर्चा वहन कर सके? ठीक उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी आज भी हमारा किसान स्वतंत्र है और इन 3 नए कृषि कानूनों के अमल में आने के बाद किसान को कोई भी अतिरिक्त सहूलियत नहीं मिलने वाली है। खाद्य सामग्री एक ऐसा विषय है जिससे देश का हर वर्ग प्रभावित होता है और इसीलिए 22 खाद्य सामग्री जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, बाजरा इत्यादि का दाम सरकार स्वयं तय करती है, जिसे कि हम MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। MSP तय करने के पीछे एक कारण ये भी है कि किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। MSP तय होने से किसान आश्वस्त होता है कि उसे उसके उत्पाद को बेचने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार स्वयं MSP पर ही उसका सारा उत्पाद खरीद लेगी। मगर क्या वाकई में ये सरकारी व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से काम करती है जैसा कि दावा किया जाता है?
किसान संगठनों की माने तो कुछ ही राज्यों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ सरकार एमएसपी पर खरीद करती है, और वो भी तय किए गए 22 फसलों पर नहीं, बल्कि सिर्फ गेहूं, धान और अन्य कुछ चुनिंदा खाद्य सामग्रियों पर। अन्य राज्यों के किसानों को अपने उत्पाद को जो मूल्य मिल जाए उसी पर बेचना पड़ जाता है। किसानों को ऐसा अंदेशा है कि इस कानून के प्रभाव में आने के बाद से खाद्य सामग्री की खरीद कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथों में चली जाएगी, और ये कॉर्पोरेट हाउसेस अपने मनमाने रेट्स तय करेंगे। और चूंकि अधिकांश किसानों के पास होल्डिंग क्षमता नहीं होती है, तो उनके पास अपने उत्पाद को इन मनमाने रेट पर बेचने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं रह जाएगा। अब इसे आप किसान की आशंका माने या फिर भय, काफी हद तक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सरकार ने बदलाव करके खाद्य सामग्री के भंडारण पर लगे लिमिट को हटा लिया है। आसान शब्दों में कहूं तो खाद्य सामग्री की कालाबाजारी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में पहले से ये प्रावधान किया हुआ था कि कोई भी प्राइवेट बायर या यूं कहें कि गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा खाद्य सामग्री का स्टॉक नहीं कर सकता है। मगर अब इस कानून में खाद्य सामग्री का कितना भी स्टॉक करने की छूट है। अब ये तो आप और मैं अच्छी तरह से समझते हैं कि भंडारण करने की असीमित क्षमता बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पास ही होती है। कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान मुनाफे के लिए ही किसी क्षेत्र में आता है, लेकिन अगर खाद्य सामग्री जैसा बेहद आवश्यक वस्तु इन कॉर्पोरेट घरानों के लिए मुनाफे का एक जरिया बन जाएगा, तो ये समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि खाने पीने की चीजों के दामों में इतनी तेजी आ जाएगी कि आम आदमी बुरी तरह प्रभावित होगा। एक तरफ जहां इस कानून से किसान को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार का ये जरूर कहना है कि किसानों की ये शंका निराधार है, मगर 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान इससे पूरी तरह असहमत हैं, और उनका कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार ये तीनों कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती है। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देश की तरक्की और रोजगार के लिए कॉर्पोरेट हाउसेस आवश्यक हैं, मगर खाद्य सामग्री एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय है, और यहाँ उद्योग घरानों की भागीदारी सीमित ही होनी चाहिए। देश कोरोना की पहली लहर से उभर ही रहा था जब अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दिया। हमारी सरकार जो दिसंबर और जनवरी में कोरोना पर जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी, उसे शायद इतिहास की ठीक से जानकारी नहीं थी। सरकार को ये मालूम होना चाहिए था कि किसी भी महामारी की दूसरी लहर हर हालत में आती है, और वो पहली लहर से कहीं ज्यादा घातक भी होती है, मगर सरकार को सिर्फ बंगाल के चुनाव की तारीख मालूम थी। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में इस कदर तबाही मचाई कि रोज हजारों लोग सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मरने लग गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त रहे। जब कोरोना मैनेजमेंट का सारा जिम्मा केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था, तो ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हॉस्पिटल बेड्स और दवाइयों की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करे, मगर वो इसमें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। और तो और अपने इमेज को बचाने के लिए सरकार ने कोरोना से हुई डेथ्स की अंडर रिपोर्टिंग भी की, लेकिन गंगा में बहती लाशें और शमशान में जलती चिताओं ने सरकार का झूठ सामने लाकर रख दिया। बड़ी बड़ी बातें कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री वैक्सीन तक की उपलब्धता ठीक तरह से सुनिश्चित नहीं कर पाए, और अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए दूसरे देशों में वैक्सीन भेजते रहे, जबकि आवश्यकता पहले अपने लोगों को देखने की थी। पिछले एक साल में देश में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, रिफाइंड ऑयल से लेकर खाद्य सामग्री, सभी चीजों के दाम अपने रिकॉर्ड स्तर पर है, और वो भी तब जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत पहले की अपेक्षा कम है। सरकार ये भली भांति जानती है कि कोरोना के कारण बड़ी संख्या में लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं और जीडीपी कई सालों के बाद नेगेटिव में आया है।
लेकिन फिर भी उसने एसेंशियल कमोडिटीज के दामों को नियंत्रण में रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और तो और पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर सिर्फ सरकारी खजाने में वृद्धि की है। ऐसे सरकारी खजाने का क्या लाभ जो जरूरत के समय लोगों के काम ना आ सके। अभी हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ने मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें यह दावा किया गया है कि इजराइल की कंपनी एनएसओ द्वारा तैयार किए गए पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू 2018 से लेकर अब तक दुनिया भर के करीब 50,000 महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कराई जा चुकी है, जिसमें भारत के भी करीब 300 लोग शामिल हैं। भारत में मुख्य तौर पर ये जासूसी जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, अपोजिशन लीडर्स, सीबीआई, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, साइंटिस्ट और खुद बीजेपी के कुछ नेताओं पर हो रही थी। खास बात यह है कि इस स्पाईवेयर को एनएसओ कंपनी केवल किसी गवर्नमेंट एजेंसी को ही उपलब्ध कराती है। ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने ही इस स्पाईवेयर का उपयोग किया होगा। जर्नलिस्ट की सूची पर अगर नजर डालें तो अधिकांश तौर पर इसमें ऐसे जर्नलिस्ट शामिल हैं जो गवर्नमेंट से प्रश्न पूछते आए हैं, या फिर रोहिणी सिंह जैसी जर्नलिस्ट जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह की बिजनेस डीलिंग पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने किसी की जासूसी कराई हो, मगर पहले ऐसा उन लोगों के साथ होता था जिनको राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था। मगर इस बार ये जासूसी ऐसे लोगों की कराई गई है जिन्हें सरकार अपना विरोधी मानती है। बड़ी दुख की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आदर्श मानने वाली पार्टी ने फोन पर, खासतौर पर महिलाओं के फोन पर स्पाईवेयर डलवाकर मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोरोना से मारे गए व्यक्ति के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए देने के लिए कहा था, तो सरकार ने ये कहकर मना कर दिया था कि उसके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति की जासूसी कराने के लिए एनएसओ कंपनी सरकार से 50 से 60 लाख रुपए तक चार्ज करती है। क्या ये अच्छा नहीं होता कि सरकार इस स्पाईवेयर को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए की होती, तो शायद आज हम चीन द्वारा किए गए घुसपैठ को रोक पाते। आज हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, महंगाई और बेरोजगारी से देश जूझ रहा है। कोरोना को लेकर लाखों परिवारों ने अपनों को खो दिया और हमारे किसान अपनी मांगों को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। मगर हमारी सरकार किसी शुतुरमुर्ग की तरह इन घटनाओं से बेखबर बनी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, पर अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं हमारी इकोनॉमी जो $2.65 ट्रिलियन की है घटकर $2 ट्रिलियन की तो नहीं हो जाएगी। जाते जाते मैं अपने प्रधानमंत्री जी से जगजीत सिंह साहब के गजल की 2 पंक्तियों के माध्यम से बस इतना ही कहूंगी कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक दीजिए, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबके लिए बनाती रहूं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे मेरी सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।